वेलकम बैक नाजरीन। न्यूज़ ब्रेक पर जाने से पहले हम मीर साहब से बात कर रहे थे कि अगर राजा परवेज़ अशरफ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पर ख़त नहीं लिखेंगे तो क्या ये सर्कस ऐसे ही चलती रहेगी या किसी इदारे को इसमें मुदाखलत करनी पड़ेगी और कोई रास्ता निकालना पड़ेगा इसी सिस्टम में रहकर। जी मीर साहब क्या कहेंगे? असल में जी कोई इदारे की मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त आलमी सतह पर एक बहस जहाँ हमारे खिलाफ नेगेटिव शुरू हुई है, जहाँ उसको जुडिशल कू भी कहा गया, बहुत सी बातें कही गई, वहाँ ये बहस भी कर रहे हैं अहले मगरब और अहले दानिश अहले फ़िक्र, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बारे में कहा जाता था कि ये एक नाकाम रियासत है, लेकिन उसने साबित कर दिया कि इंडिया तो अपने क्राइसिस से बहुत से मसाइल से नहीं निकल सका, लेकिन पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि वो एक नाकाम रियासत नहीं है, बल्कि अपने सिस्टम के अंदर से भी वो मसाइल का हल ढूंढ सकता है। और वो हल ये ढूंढा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, अदालत उज़्मा ने फैसला दिया और डट के फैसला दिया, खुल के फैसला दिया, काफ़ी वक्त दिया, हुकूमत को भी दिया, एग्जेक्टिव को दिया, और चाहा कि वो इसको सॉल्व करें। और जब फैसला आया तो ऐसी सिचुएशन थी कि हुकूमत के पास कोई चारागार नहीं था, एग्जेक्टिव के पास कोई चारागार नहीं था कि वो इस फैसले को तस्लीम करें। क्यों नहीं था, ये बहस करने की ज़रूरत नहीं। हमारे सिस्टम में इतनी ताकत मौजूद थी कि वो फैसला जब आया तो उनको तस्लीम करना पड़ा, और उन्होंने तस्लीम किया फैसला। और शाम होने से पहले कहा जा रहा था कि आर्डीनेंस जारी कर दिया जाएगा, और आर्डीनेंस जारी करने के बाद इनको दोबारा वज़ीर आज़म के तौर पर या कुछ कोर्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई, जैसा अभी जिक्र भी किया, कुछ नहीं हुआ। आर्डर पे अमल हुआ, और अमल होने के नतीजे के तौर पर उन्होंने और भी कहा था कोर्ट ने कि भी हमें और भी हमारे पास ऑप्शन है। सब ये ताकत जो है ये मिसिंग पर्संस के मुकदमे में हमें नजर आएगी कहीं? ठहरे यहाँ वो उसकी बात छोड़ें अभी आप। अभी उसका हुआ ये कि जब उन्होंने इसको जब लेकर आए तो साफ तौर पर उसको नज़र आता था कि वो एक तरह से इसको कहा गया कि ये नाकाम रियासत नहीं है। जब ये कहा गया कि ये नाकाम रियासत नहीं है तो गोया ये एक ट्रिब्यूट है पाकिस्तान के इस सिस्टम पर। अब अगर अगला आदमी इसको नहीं मानता तो उसके पास बड़े ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये भी है बहुत सारा कि कोर्ट खुद भी कर सकता है, लेकिन अगर एक वज़ीर आज़म जाता है, दूसरा वज़ीर आज़म आता है और तीसरा जाता है, तो वो वक्त आ जाएगा जब आपको इलेक्शन का अनाउंस करना पड़ेगा, और जब आपको इलेक्शन अनाउंस करना पड़ेगा लोग आपसे तंग आ जाएंगे, और आपके दूसरे जितने अदारे हैं स्टेट के, जितने चाहे आप फौज कह लें चाहे दूसरे कह लें, वो भी कहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपको मजबूरन फिर इलेक्शन का ऐलान करना पड़ेगा। और इलेक्शन का ऐलान करने के बाद आपको एक इंटरिम वज़ीर आज़म की ज़रूरत होगी जो पीपल्स पार्टी का नहीं होगा। और उस इंटरिम वज़ीर आज़म के लिए 20वीं तरमीम में जो शक रखी गई है वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमीशन का इंतखाब अभी तो नहीं हो सका, और यूसुफ गिलानी कह चुके हैं कि अगर हम कंसेंसस क्रिएट ना कर सके तो फिर यही चीफ इलेक्शन कमीशन होंगे। तो ऐसी सूरत में वो चीफ इलेक्शन कमीशन जो है किसी ऐसे शख्स को तैनात करेगा जिस पर वो समझेगा कि सबका इत्तफाक है। तो अगर वो इंटरिम जो वज़ीर आज़म है वो ख़त लिखते तो वो तो इलेक्शन से पहले हो सकता है ना जी, नए इलेक्शन को छोड़ दीजिएगा। इलेक्शन से पहले अगर इंटरिम वज़ीर आज़म आता है, वो ख़त लिख देता है, तो उसके असरात क्या पड़ेंगे? ये सारे वो सवालात हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये बात की बात है। इस वक्त लोग कह रहे हैं कि कोर्ट खुद से लिखते, अटॉर्नी जनरल को कह दे। हाँ, आसमा जहांगीर ने आसमा जहांगीर ने बाकायदा आसमा जहांगीर, देखिए आसमा जहांगीर बहुत सी बातें करती रहती हैं, कभी कभी पता नहीं चलता कि वो कहाँ खड़ी हैं। और मैं एतबार इसलिए नहीं करता कि चूंकि वो एक इंटरनेशनल एनजीओ को रिप्रेजेंट करती हैं पाकिस्तान में, और मैं एनजीओज या सिविल सोसाइटी पे एतबार नहीं करता। फंड्स बाहर से आते हैं उनका, लेकिन इस बार उन्होंने इस मसले पर उनका स्टैंड किया है कि वो कहते हैं कि अरसलान इफ्तिखार का केस जो है ये खड़ा इसलिए किया था कि जजेस को बदनाम किया जाए। और कहती ये हैं, अजीब फिक्रा कहा कि उन लोगों ने खड़ा किया था जो लोग, जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ को खड़ा किया, यानी कि ये एक ही तीर में जो दो शिकार कर रहे हैं, उनकी पता नहीं क्या नाराजगी होगी इमरान खान से। हामिद खान साहब की तरफ भी थोड़ा इशारा, हाँ कुछ इशारा करती होंगी, लेकिन नहीं, इशारा ये है कि वो कहती हैं कि ISI ने तहरीक इंसाफ को खड़ा किया। एक बेहुदा एक बात है जिसके आपके पास सबूत नहीं हो, अगर आप वकील हैं, ह्यूमन राइट्स की आप चैंपियन हैं, तो आपको ये बात सोच समझ के करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये गोया ये भी ISI ने क्रिएट किया था, ये सारा स्कैंडल जो था, और मेरे तो बहरिया टाउन से कोई ताल्लुकात नहीं थे। लोग इल्जाम लगाते हैं ना, आखिर मलिक रियाज ने इनको फोन करके कहा है कि आप मेरा मुकदमा लड़ें, तो कोई तो ताल्लुक होगा कि इनको फोन किया था। एहतजाज को फोन किया, एहतजाज ने माजत कर दी, ठीक है, उन्होंने कहा मुझसे कहा था, सारे वकील भाग गए। अब वो कहते हैं मेरे पास कोई वकील नहीं है जिसको मैं अदालत में पेश कर सकूं। भाई ये सारी बातें आ रही हैं, तो वो एक तरह की अपनी जस्टिफिकेशन पेश करने के लिए बात कर रही हैं कि हमने अदालत अगर चाहे तो आसान काम उनके पास ये है
कि वो अपने रजिस्ट्रार को कह सकती हैं, वो अटॉर्नी जनरल को कह सकती हैं। अच्छा, अटॉर्नी जनरल को कहें अटॉर्नी जनरल, फिर टेढ़ा आदमी है। हालांकि कोर्ट के हुक्म के तहत वो भी पाबंद होगा कि लेटर लिखे, क्योंकि वो कोर्ट का लॉ अफसर है। लेकिन वो अजीब ही एक हड़बोंग सा आदमी है, समझ नहीं आती उस मकसद के लिए इस काम पे लगा रखा है। सियासी पूरे मंजरनामे में राजा परवेज अशरफ मैसेज क्या है, शक्ल क्या बन रही है पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिकल डायनामिक्स की? हम क्या कंसीव करें, क्या परसीव करें राजा परवेज अशरफ? देखिए, बात सुने, मैं बताऊं, मैं बात करूं कि पीपल्स पार्टी ने तो ये साबित कर दिया कि उसके सिवा, मुजरमों के सिवा उसके पास कुछ नहीं है। मुलजमों का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए एहतियात के तौर पर, लेकिन लोग उसे मुजरमों के समझते हैं। मखदूम शहाब के बारे में ये तासुर था कि वो शरीफ आदमी है, लेकिन एफिडेविट केस में उनका नाम भी है, केस का नाम। और वो कहते हैं साहब उसी ने तो केस बुक कराया था। वो कहते हैं कि उसके दस्तखत मौजूद हैं कि जब वो केस आया और सेक्रेटरी ने लिखा कि इसको इनको नहीं दिया जा सकता, तो उसने उसको ओवर रूल करके ऑर्डर्स दिए कि इसको जारी किए जाए। अच्छा, उनकी तफ्तीश होना लाजमी है। मूसा रज़ा गिलानी की थी, तो चनाचे जब वो हुआ, अब आप कह लें यूसुफ रज़ा गिलानी ने साजिश की, वो नहीं हक में थे कि वो हो। ख़ानदानी लड़ाई है कि इनके जो वालिद थे मखदूम हमीदुद्दीन, उनका झगड़ा था मखदूम हसन महमूद के साथ, जो हसन महमूद शायद मामू हैं इनके यूसुफ गिलानी के। तो ख़ानदानी इस लड़ाई है। जनूबी, वैसे भी जनूबी पंजाब के किसी बंदे को वो देख नहीं पाते। शाह महमूद कुरैशी को वो नहीं देख पाए। हिना रबानी खर को ज़रा वो थोड़ा सा नरम गोशा रखते हैं कि उनका ख्याल है कि वो सियासत में हरीफ नहीं बन सकती, और उसके पीछे लॉबी भी बहुत मजबूत दिखाई देती है। तो इस सारी सूरत हाल की वजह से उनका नाम तो कट गया। अब राजा परवेज अशरफ का नाम आया, जो कि रेंटल पावर में पहले ही मतलूब थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन पर, ये पहले तो एक तरह का एक स्टाइल है कोर्ट का, इनका आसिफ जरदारी साहब का भी और पीपल्स पार्टी का की, कि वो लोगों को लाते हैं मुकाबले में, कोर्ट को जवाब देते हैं, इस तरह का जवाब देते हैं कि तुम ये करते हो, हम ये करते हो। तुमने उसको हटा दिया नैब से, लो हमने अटॉर्नी जनरल बना दिया। तुमने अटॉर्नी जनरल से हटा दिया, लो हमने उसको गवर्नर बना दिया। तुमने वहां से हटा दिया, हम। तो ये एक टसल उन्होंने शुरू की हुई, ये बेफायदा, बेमकसद, जिसका कोई मतलब नहीं है और जिसका कोई खास मफहूम नहीं है। लेकिन इसका रिजल्ट ये निकला है कि इस वक्त जो तसादम हुआ है, अगर कोई नीयत इनकी ऐसी है तो ये आखिरी साल है। ये ना हो कि इन्हें इलेक्शन का ऐलान अपनी डेट की बजाय उस डेट पे करना चाहे जो इस पूरी सिचुएशन से क्रिएट हो रही हैं। बेहतर इलाज तो यही है, और दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इंतखाबात का ऐलान हो और हम इंतखाबात के अमल में जाएँ, इंटरिम वज़ीर आज़म आए, इलेक्शन हो, इलेक्शन होकर जो नया सेटअप आए वो इक़्तिदार को संभाले और चलाए। पीपल्स पार्टी जीत जाती है, आ जाए इक़्तिदार को संभाले। लेकिन मेरा ख्याल में अब आसान नहीं होगा पीपल्स पार्टी का उस तरह आना और आसिफ जरदारी का आसानी के साथ सदर मुंतखब। इलेक्शन की बात हो रही है और यूथ जो है वो एक गेम चेंजर के तौर पे काउंट हो रही है, तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले सलाल रफीक, आपके जहन में क्या सवाल है? मीर साहब से आप क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर इलेक्शन में ये पीपल्स पार्टी दोबारा आ जाती है मुंतखब होने के बाद, तो क्या यह दोबारा हमारे मसाइल हल कर सकेगी या नहीं? बात यह जी कि यहाँ तो लोगों ने आंखों में पट्टी बांध दी है और कानों में रुई ठूंस ली है, ये सारी बातें नहीं सुन रहे। और यहाँ जो इस वक्त सर्वे रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, जो आवाम में लोगों का रद्दअमल भी आ रहा है, उसमें पंजाब में तो इनकी सीटें कम हैं और वहाँ तो इमरान खान और नवाज शरीफ अब भी अपना होल्ड रखते हैं। काफ लीग की गाहे गाहे कहीं सीटें मौजूद हैं। हो सकता है जनूबी पंजाब से 2-4 नशिस्तें ले जाएँ या सिंध के इंटीरियर से ले जाएँ। सिंध में मुकम्मल तौर पर भी इनकी कोई नहीं है। कराची में और बहुत से इलाकों में MQM एक फोर्स के तौर पर मौजूद है। फ्रंटियर में भी कोई ज़्यादा तवक्को इनसे नहीं की जा सकती। इसलिए बादियो नज़र जिसे कहते हैं पलमा फसाई, उसमें तो पीपल्स पार्टी जीती दिखाई देती नहीं। लेकिन मुझे ये बात इतने पहले नहीं कह देनी चाहिए थी। लेकिन लोगों को एक शक पैदा होता है, शकूक पैदा होते हैं कि अगर जीत गए तो क्या होगा। तो जीत गए तो फिर इन्हें हुकूमत करने का हक होगा, और जीत गए और अगर ये बुरे लोग हैं तो फिर लोगों को भी, यानी उनको फिर ये सज़ा अल्लाह की तरफ से मिलनी चाहिए कि अगर वो इन्हीं लोगों का, अगर ये बुरे लोग हैं इन्हीं लोगों का इंतखाब करते हैं तो फिर इनको भुगतें। जमहूरियत की यही शान हुआ करती है, अगर आपने बुरे लोगों का इंतखाब किया तो आप भुगतेंगे, अगर अच्छे लोगों का इंतखाब किया तो आप करेंगे। जमहूरियत यही है कि अमूमन हुआ नहीं करता जी कि किसी पार्टी की जो रिकॉर्ड इस तरह का हो जैसा कि पीपल्स पार्टी का है और वो अगले इंतखाबात को आसानी से जीत ले, जबकि मुक़्तदर क़ुव्वतें भी अब उनके साथ नहीं हैं। नेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी अब उनकी सपोर्ट नहीं करेगी। पहले तो की होगी उन्होंने NRO के तहत, मुशर्रफ का तो ये ख्वाहिश थी कि NRO के तहत वो जीतें और काफ लीग जीते और मिलकर हुकूमत बनाए, वो नहीं बना पाए। अब उनको वो हमायत भी हासिल नहीं होगी। निमरा निहाल क्या कहेंगे?
क्या पूछना चाहिए? न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं राजा परवेज अशरफ, पहले उन्होंने जो रेंटल पावर प्लांट लगाकर आवाम को लोड शेडिंग में मुब्तला किया है, अजाब में, अब वो दोबारा कहीं मुल्क को तो नहीं रेंट पे दे देंगे? हाँ, राजा रेंटल ही कराते हैं। अच्छा सवाल है कि वो मुल्क को रेंट पे तो नहीं दे देंगे? हाँ, मुल्क को रेंट पे देने का उनका असल में देखें, जो उनकी क्रेडिबिलिटी रही नहीं, वो कोई बहुत बड़े लेवल के लीडर नहीं है, यूनियन लेवल वगैरह के लीडर गिने जाते थे। और अभी तो उन्होंने असेंबली में आए थे और इतने बड़े नहीं है कि उनको कौमी सतह पर इतना अहम ओहदा दे दिया जाता। लेकिन इस वक्त क्या किया जाए, इस पूरे इलाके में जितने भी लीडर हैं, खासतौर पर पीपल्स पार्टी के पास, वो इसी कैलिबर के हैं, इसी लेवल के हैं। अहमद मुख्तार मिसाल के तौर पर ज़रा उभरते हुए थे, इनसे पुराने आदमी थे, ये गिना जाता था। अजीब बात उनके भाई अहमद सईद ने कही है कि है तो मेरा भाई लेकिन करप्शन के बगैर नहीं रह सकता। उनके बारे में भी ये आता है। वो वज़ीर दफ़ा हैं तो थे तो अजीब अजीब बातें किया करते थे। अब वो वज़ीर पेट्रोलियम हैं तो उनसे, वो पेट्रोलियम कह रहा हूँ, ये वज़ीर वही लोड शेडिंग कह लीजिए, बिजली और पानी वगैरह के हैं, तो वो उनसे संभाला नहीं जा रहा। कोई बंदा है नहीं इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास इस पूरे खित्ते में जो उनकी तरफ से एक तरह का हुक्मरानी का हक अदा कर सके। सिंध में 2-4 लोग हैं, नुमाया हैं, और भी होंगे। तो इस वक्त खुद पार्टी जो है एक क्राइसिस का शिकार है। भुट्टो की पार्टी में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इस मामले को, इस मामला को सुलझा सके, संभाल सके। राजा परवेज अशरफ के बारे में आने से पहले ही लोगों के तासुरात बहुत ख़राब हैं। लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे सड़कों पे हो रहे थे। ऐसे में उनका आना और परेशान कुन साबित हो रहा है। अल्लाह ना करें कि मुल्क को रेंट पर दें, या मुल्क को रेंट पर देना आसान नहीं है। मालिक मौजूद हैं और मालिकों की मौजूदगी में कोई बीच वाला आदमी जो है ना, किसी को रेंट पे नहीं दे सकता आपका घर, और आप जब हिफाजत के लिए उसके लिए मौजूद हो।